defective, one defective, two defective, and highest 3 defective. अब x equal to 0, that means the probability of no defective set, कोई भी डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए. that means 7 में से लेना है अपन को. कितने सेट परचेज कर रहा है टोटल? 3 सेट परचेज कर रहा है. तो फेवरेबल आउटकम हो गया 7C3 और टोटल आउटकम हो गए 10 में से कोई भी 3 आ सकते हैं. 10C3. प्लीज वेरीफाई द आंसर. सर रिकॉर्डिंग ऑन दो. रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रहेगा, कॉलेज की तरफ से मना है. आप कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहिए. सारा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन है और क्लासरूम में मटेरियल आप लोगों के पास में आ रहा है. यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स योरसेल्फ. कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे पूछो. आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. x की वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी. x की वैल्यू 0 लोगे दैट मीन्स कोई भी डिफेक्टिव सेट नहीं लेना है. तो नॉन डिफेक्टिव 7 है और डिफेक्टिव 3 है. 3 में से कोई मत लेना. तो 7 में से लीजिए आप लोग सेट. यस सही है. ये बेटा अब x इक्वल टू 1 के लिए चेक करें बेटा. मीन्स एक डिफेक्टिव सेट लेना है आपको और 2 नॉन डिफेक्टिव लेने हैं. टोटल 3 सेट लेने हैं. तो नॉन डिफेक्टिव है 7 में से 2 लो और 3 में से 1 ले बेटा. उसका तरीका हो गया फेवरेबल आउटकम 7C2 इंटू 3C1 और नीचे टोटल सेम रहेगा 10 में से कोई भी 3. यस सर सही है. आंसर आप लोग चेक करते जाएं. अगर आंसर में कहीं दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में तो आप लोग बता दें. अदरवाइज मान के चल रहा हूँ मैं बेटा कि ये एनसीआर तो आप लोगों के लिए इजी थिंग है. कैलकुलेटर अगर लोग लेके बैठे हो आप लोग तो एनसीआर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और जो लोग लिखना चाहें मैं थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि 4 लेक्चर है अपने वीकली तो बहुत टाइम है अपने पास में. यूनिट 2 ही है सिर्फ. तो जो लोग लिखना चाहें बेटा मैं उनको एक बार क्वेश्चन विजिबल करवा रहा हूँ. अभी लिखना चाहें तो अभी लिख सकते हैं आप लोग. दो चीज अपन लोगों को इसमें फाइंड आउट करनी है. वन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस रैंडम वेरिएबल को कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी. एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब कम्युलेटिव कितना होगा. सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए करें बेटा. 2 डिफेक्टिव लेने हैं, 1 नॉन डिफेक्टिव लेना है. सो 7 में से 1 लेंगे और 3 में से 2 लेंगे. देन वी गेट द आंसर 7/40 और 21/120. एंड लास्ट टू लास्ट x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम डिफेक्टिव 3 हो सकते हैं. 3 ही डिफेक्टिव अवेलेबल है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है और टोटल 3 ही सेट परचेज कर रही है. तो हो सकता है कि उसकी किस्मत अगर खराब हो तो सारे के सारे खराब सेट भी आ सकते हैं. सो x इक्वल टू 3 दैट मीन्स 7 में से कोई भी नहीं आएगा, 3 में से 3 आएंगे अपॉन 10 में से कोई भी 3. तो आंसर इज 1/120. These are the 4 probabilities according to the value of a random variable. आशीष, now it is clear कि कैसे लेते हैं random variable की वैल्यू जो कल आप पूछ रहे थे. यस सर. आशीष क्लियर है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कैसे लेते हैं? यस सर.
नाउ मेक इट द टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू 0 1 2 3 सेट कर दीजिए और नीचे वाली रो में px सेट कर दीजिए। x और px में एक टेबल सेट करिए बेटा। दिस इज द टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेट कर दीजिए आप लोग और एक बार जोड़ के देख ले बेटा सबका टोटल 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी एक बच्चा जोड़ के देख ले। वन आ रहा है सर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना था उसका आंसर तो यही वाला है आप लोगों का। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम्युलेटिव करना है, आगे से आगे प्रोबेबिलिटी को ऐड ऑन करना है। तो रेंज ले लें आप लोग x की क्या क्या वैल्यू लेना चाहते हैं। जैसे मैंने लिए x इक्वल टू 0 पर कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स 0 और 1 को जोड़ने पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर मैंने लिया है लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से नीचे वाले सारे ऐड ऑन करने हैं, तो इन तीनों को ऐड ऑन करना है। और लास्ट रेंज मैंने ली है x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 और 3 से नीचे, दैट मीन्स हमें सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड ऑन करना है। तो रेंज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट इन जनरल रेंज वही लेनी है जो आपके टेबल में लिखी हुई है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Those who are not available in last lecture, they can go through with the distribution function. जैसे आप लोग 12th क्लास के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आगे ऐड ऑन करना है। लास्ट वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, बस ये ध्यान रखें, द लास्ट वैल्यू शुड बी 1। कोई क्वेरी है तो बोले बेटा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख लीजिए आप लोग एक बार आराम से। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी देन आस्क। Yes, students, any query? No sir. Okay, I will give you one more question. आप लोग उसको ट्राई करें, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पास में अवेलेबल होने चाहिए। सपोज ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अलॉट किया, इफ अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज 1 2 3 4। आप लोग देख सकते हैं, मेरे इक्वेशन दे रखी है यहाँ, x इक्वल टू 1 अवेलेबल है, x इक्वल टू 2 अवेलेबल है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 अवेलेबल है। बट कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन नहीं है, सब इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, तो कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है। नाउ हाउ यू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? अगर ऐसा कभी इक्वेशन आ जाए आपके पास में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? ट्राई करिए एक बार कि अगर मैं आपसे x इक्वल टू 1 2 3 4 पर अगर सेपरेट प्रोबेबिलिटी पूछूं और ये वाला इक्वेशन गिवन है, अपन को केवल हेल्पिंग लाइन एक ही गिवन है, देन हाउ विल यू फाइंड? गिव योर आइडिया। चलिए आप अपनी तरफ से जितना सोच सकते हैं एक बार सोच के आइडिया भेजें अपना कि हम लोग ऐसे होगा। सम तो लास्ट में 1 हो जाएगा बेटा, लेकिन कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, आप वैल्यू क्या रखोगे? सर कोई ना वेरिएबल मान लेते हैं। यस, गुड। किसी एक को आप लोग एज्यूम करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो किसी एक को एज्यूम करें, ताकि अपन लोगों को ये जो 4 पैरामीटर दे रखे हैं बेटा, 1 2 3 और 4, इसमें से किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशंस बनेगी 3 अलग अलग आप लोगों की।
अच्छा बताया बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने। किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। सपोज मैंने एज्यूम किया है x इक्वल टू 4 वाले को मैंने k मान लिया सपोज। तो अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन बेटा लास्ट वाली दिखाई दे रही है, ये आप लोगों की बन जाएगी 5k। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, नंबर क्या है? दिस इज अवर सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड। फोर्थ में मैंने आप लोगों को एक कांस्टेंट दे दिया है यहाँ पर 5k। अब आप लोग फर्स्ट और फोर्थ को लेके सॉल्व करो बेटा। ये फर्स्ट ले पहले और इसके साथ में ये वाला ले फोर्थ वाला। क्या बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1? 5k अपॉन 2। चेक करो एक बार बेटा। यस सर, सही है। सिमिलरली बाकी वालों को भी सेट करो बेटा। x इक्वल टू 2 बनेगा 5k अपॉन 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 बनेगा 5k और एक आपने खुद ने एज्यूम किया है k। अब आपका कॉन्सेप्ट सही है बेटा, सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका कॉन्सेप्ट। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हम जानते हैं सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अब आप इक्वेशन सेट करके k की वैल्यू बताओ। व्हाट इज k बताइए। एक वैल्यू ये वाली लेनी है बेटा, एक ये वाली वैल्यू लेनी है आपको, एक ये वाली वैल्यू लेनी है और एक आपने जो एज्यूम किया है, इन चारों को जोड़कर इक्वल 1 रख के k बताओ बेटा। सर 1/61। 6/61 आ रहा है, अच्छे से चेक करें। 6/61। एलसीएम वाला 6 तुमने ट्रांसफर नहीं किया बेटा। सर यस सर। ओके, k आ गया। अब तो आप सारी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। k की वैल्यू को यूज करो बेटा सब जगह, तो वो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 2 3 4। Now you can prepare the table। इस तरीके की एक टेबल फॉर्मेट होगी बेटा आप लोगों के, जिसमें x की वैल्यूज गिवन होगी 1 2 3 4 जो क्वेश्चन में दे रखी है, और ऐसी एक टेबल आप लोगों की जनरेट होगी। चेक करिए, ये वाली टेबल होनी चाहिए बेटा सारी वैल्यूज पर। बन गई बेटा टेबल। यस सर। नाउ यू कैन फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसा आपको पता चल गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आगे से आगे रेंज आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो भी रेंज लेनी है। तो सबसे पहली रेंज या तो x इक्वल टू 1 ले लो, लेस देन 1 लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन टेक x इक्वल टू 1 क्योंकि उसके नीचे हमारे पास में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो नीचे पर भी प्रोबेबिलिटी वही मानी जाएगी अगर कोई वैल्यू होती है। आप लोगों की वैल्यू है नहीं। नाउ x लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 और 2 वाली को ऐड ऑन कर लो बेटा, तो 15 और 10 25 हो गए। देन नेक्स्ट को ऐड करो, तो 25 और 30 55 हो गए, और 6 और ऐड कर लो 66। कुल मिला के सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड ऑन करेंगे तो लास्ट में जाके कम्युलेटिव होते होते 1 आ जाना चाहिए। तो अगर कोई गलती भी हो गई है आप लोगों से वैल्यू फाइंड आउट करने में यहाँ पर टेबल के अंदर तक, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सम अगर 1 नहीं आता है तो आप लोग वापस अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो बोले बेटा, यहाँ तक कोई अगर क्वेरी है तो बोले, अदरवाइज आई विल चेंज द स्लाइड। Yes, any query by anyone?
किसी को लिखना है तो आप लोग साथ में नोट डाउन कर दीजिए बेटा। मैं वापस एक बार स्लाइड शो कर देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन की। दिस इज आवर क्वेश्चन। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से 4 है। एक इक्वेशन हमें गिवन है कि किसी भी एक पैरामीटर को एज्यूम करना है कि then you can find other probabilities. सबको समझ में एक ही बार में, किसी की कोई भी नहीं है रिगार्डिंग these two questions? सर एक बार स्टार्टिंग तो बता देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये वाला या कोई और? नहीं सर, ये इसी में स्टार्टिंग में क्या क्या हो बता दो। किसी एक पैरामीटर को एज्यूम करना पड़ेगा बेटा। x इक्वल टू 4 को k मान लो या 3 को k मान लो। किसी एक को k एज्यूम करना है आप लोगों को। जिसको k लेंगे उसकी जगह पर इक्वेशन बन जाएगी ऐसी जैसा मैंने सेट किया है। मैंने x इक्वल टू 4 को k माना बेटा, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बन जाएगा आपका 5k। आप अगर इसको मानेंगे k 3 वाले को तो यहाँ पर k आएगा। जिसको भी आप एज्यूम करेंगे उसके साथ में बाकी वाले को लेना है, x इक्वल टू 3 को लेना है और आपको ऐसी इक्वेशंस जनरेट करनी है। एक बार आप लोग फर्स्ट और लास्ट लो। देखो मैं फर्स्ट और लास्ट लेके बताता हूँ। फर्स्ट है ये आपका 2 टाइम्स e x इक्वल टू 1। ये तो है हमारा फर्स्ट नंबर पर। और लास्ट वाले को मैंने k माना है 4 वाले को, तो 5 इन जाएगा बेटा ये। अब बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो 2 का डिवाइड जो एक्स्ट्रा है आपस में उसका डिवाइड दीजिए बेटा, तो आप लोगों को मिलेगा 5k डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से सेकेंड वाला लो जिसमें x इक्वल टू 2 निकालना है अपन को, वो वाली वैल्यू लो तो ये इक्वेशन बनेगी। फिर x इक्वल टू 3 वाले के लिए लो, ये इक्वेशन बनेगी। अब हम जानते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। सबको जोड़ो, इक्वल करो, k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू मिलने के बाद में जो ऊपर इक्वेशंस बनाई है उन्हीं में ही k की वैल्यू वापस पुट करनी है बेटा सब जगह। Then you will able to find out all the probabilities. Clear? यस सर। Now I will change the slide. This is all about the discrete random variable. Now we will go to the continuous random variable. Screen is visible? Yes sir. ओके। बेसिक फर्क क्या है दोनों में? दोनों सेम चीज है। बेसिक फर्क क्या है वो सुन लीजिए आप लोग सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है दोनों में। उसमें अपन लोग जोड़ते थे, समेशन करते थे। इसके अंदर इंटीग्रल करना है आप लोगों को, क्योंकि रेंज फिक्स नहीं है। रेंज इसकी होती है -इनफाइनाइट से लगाकर +इनफाइनाइट, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इनफाइनाइट वैल्यूज को एज्यूम करते हैं। जैसा अपन लोगों ने दोनों देखे थे होते हैं। डिस्क्रीट क्या होता है जिसकी वैल्यू फाइनाइट होती है, और कंटिन्यूअस क्या होता है जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो उसमें अपन लोगों को जोड़ना होता था, इसमें इंटीग्रल करना आप लोगों को। बस यही बेसिक फर्क है दोनों के अंदर। तो उसके अंदर आपने सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ा तब 1 आया था। इसके अंदर आप लोगों को इंटीग्रल करना है तब आप लोगों के आंसर 1 आना चाहिए। तो इंटीग्रल की लिमिट हो जाएगी आपकी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लेते थे, नाम का फर्क है ओनली। उसके अंदर मास फंक्शन लेते थे, इसके अंदर लेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, केवल अलग करने के लिए। उसके अंदर सिंबल अपन लोग लेते थे px, इसके अंदर सिंबल लेंगे fx।
बाकी सारा काम एज इट इज कॉपी करना है आप लोगों को। सो फर्स्ट है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस में नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है, सो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग कम्युलेटिव करें माइनस से प्लस तक, जो हमारी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इंटीग्रल करें तो हमेशा 1 आना चाहिए। नाउ दिस फॉलो दिस प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी पूछे, जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं पूछ के मैं आपसे पूछूं 2 से 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब 2 to 5, तो इंटीग्रल आपको 2 से 5 तक ही करना है बेटा, x1 से x2। तो जहां तक आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी वहीं तक का इंटीग्रल करना है। ये आप लोगों का फर्स्ट पैरामीटर है। लिखना है तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। Try to maintain your loss on regular basis. Otherwise मैथ्स के अंदर आप लोग अगर एक वीक तक नहीं लिखते हैं तो फिर भूल जाएंगे सब कुछ। रेगुलरली मेंटेन करें अपने नोट्स। तो रिकॉर्डिंग का क्या प्रॉब्लम हो गया सर? रिकॉर्डिंग का मिसयूज हो रहा है, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगी। कहाँ जरूरत है रिकॉर्डिंग की? जब अपनी रेगुलर फिजिकल क्लास चलती है रिकॉर्डिंग होती है क्या उसके अंदर? रिकॉर्डिंग इसलिए प्रोवाइड करें कि आप खाली प्लग जोड़ के फिर आराम से घूमें बाजार। So only remember the basic difference in continuous and discrete is, उसके अंदर सम करते हैं, इसके अंदर इंटीग्रल करना है, बस बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। कम्युलेटिव का भी मीनिंग वही है, उसके अंदर हम आगे से आगे सम करते हैं, इसमें आगे से आगे इंटीग्रल करना है आप लोगों को, जहाँ से जहाँ तक चाहिए वो आपको इंटीग्रल करना है। This is the distribution function. Sum of probabilities up to x. कहाँ तक का करना है हम लोगों को सम? लोअर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट से लगाकर अपर लिमिट में कहाँ तक का सम करना है हम लोगों को, वहां तक का इंटीग्रल करना है आप लोग। जैसे मैं आपको वैल्यू देता हूँ लेस देन इक्वल टू 2 और स्टार्टिंग रेंज है आप लोगों की 0, तो 0 से 2 तक का इंटीग्रल करना है। लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 से लगाकर 3 तक का इंटीग्रल करना है। लोअर लिमिट से लगाकर कहाँ तक का कम्युलेटिव करना चाहते हैं आप लोग, वहां तक का इंटीग्रल करना है। These are the very two important properties. इनको नोट डाउन कर लें बेटा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो तो आप लोग किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर कोई कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लोअर वैल्यू पर 0 होता है, हायर वैल्यू पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा 1 होता है। आप लोग भी जानते हैं कि कम्युलेटिव सारा करने के बाद में लास्ट वैल्यू पर आंसर कितना होता है, आप भी जानते हैं लास्ट वैल्यू पर आंसर 1 होता है। और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर चाहिए x1 से x2 तक चाहिए और डेंसिटी फंक्शन गिवन नहीं हो तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट प्लीज नोट दैट कैपिटल एफ अलग चीज है और स्मॉल एफ अलग चीज है। स्मॉल एफ इज द डेंसिटी फंक्शन जिसको इंटीग्रल कर सकते हैं आप लोग, और कैपिटल एफ को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लोग अच्छे से याद कर लो एक बार, और लिखना है तो लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये सर f of f2 f1 क्या है?
बोलो बेटा कौन सा वाला चाहिए आपको? f of x to minus f of x कैपिटल one f of x इज द नोटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे अपन लोग डिस्क्रीट के अंदर भी लेते थे fx, और उसके अंदर px और fx दो नोटेशन थे। px था हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और fx था उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नोटेशन तो सेम है fx, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसको px की जगह डिनोट किया हुआ है स्मॉल fx। कहने का मीनिंग ये है कि हम डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, आपको स्मॉल fx नहीं देगा, वहां पर कैपिटल fx देगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, पहले आप ढंग से देखें वहां पर कि डेंसिटी फंक्शन इज गिवन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो प्रॉपर्टी यूज करनी है, और अगर डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो इंटीग्रल कर सकते हैं आप लोग। एक दो क्वेश्चन देखें, जब तक क्वेश्चन सामने नहीं आएंगे ज्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। लुक एट द क्वेश्चन, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आराम से देखें, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन करना है तो पूरा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन तब तक लगी रहेगी जब तक आप लोगों के नोट डाउन नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है मेरा आप लोगों को। ओनली टू रिमेंबर दीज टू प्रॉपर्टीज, में एक बार वापस शो कर रहा हूँ, ओनली टू रिमेंबर दीज टू प्रॉपर्टीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करनी है। Now I will show you a question, आप लोग उसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर अपन करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग आराम से क्वेश्चन को अच्छे से देखें, पहले जल्दबाजी नहीं करें। आप लोगों में से किसी को भी प्रेजेंट और एब्सेंट लिख के भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉफ्टवेयर लगा हुआ है मेरे लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर टाइम और सब कुछ नोट होता है। जो लोग मैक्सिमम टाइम तक कनेक्टेड रहते हैं उनको कोई अटेंडेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों की प्लस ही लगेगी। बाकी सब्जेक्ट में अटेंडेंस कैसे लेते हैं फैकल्टीज आपके सिविल में? बाकी सब्जेक्ट में अटेंडेंस कैसे लेते हैं फैकल्टी आपके सिविल में? एक्सक्यूज मी, वापस एक बार बताएं। सीट ओपन करके उसी में लेते हैं और बाकी के सर ये ऐसे लेता है। नहीं, ऐसे बोल के लेते हैं सबका नाम। सीट ओपन कर लेते हैं और जब मुझे लगेगी बेटा कि टाइमिंग कम आ रहा है, बच्चे बार बार एग्जिट ले रहे हैं, तब मैं नाम से लूंगा। अभी तक मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि आप लोगों को विश्वास है, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि चीटिंग वाली कोई सीन नहीं है। नुकसान आपका ही होता है चीटिंग करने में, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपको ही है। तो मैं सॉफ्टवेयर से ही लूंगा अटेंडेंस। जिस दिन मुझे लगेगा उस दिन मैं 2-4 बच्चों के नाम बोलूंगा, सबके तो जरूरत नहीं है। रैंडमली मैं किसी भी बच्चे का नाम ले सकता हूँ उसमें से। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंटीग्रल तो बहुत अच्छा आता है आप लोगों को, क्योंकि 11th-12th से लगाकर फर्स्ट ईयर तक आप लोगों ने इंटीग्रल प्रूव किया है बेटा। x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करना बेटा। जब क्वेश्चन कंटिन्यूअस का होगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कंटिन्यूअस है, और जब डिस्क्रीट का होगा तो डिस्क्रीट लिखा हुआ आएगा।
जब कंटिन्यूस होगा तो या लेफ्ट साइड में fx लिखा हुआ होगा, और जब डिस्क्रीट का होता है तो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है आप लोगों को रैंडम वेरिएबल के लिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, हमारी जो ओवरऑल रेंज होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से लगाकर प्लस इनफाइनाइट, लेकिन जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो केवल 0 से लगाकर 2 तक डिफाइंड है, बाकी सब जगह 0 है, अदरवाइज बाकी सब जगह 0 है। तो जो भी इंटीग्रल करेंगे वो केवल 0 से 2 के लिए एप्लीकेबल होगा। अब सबसे पहले हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ, अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रल करूं पूरे फंक्शन को तो कम्युलेटिव कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये तो अपन जानते हैं ना, सबको ऐड ऑन करें तो 1 के बराबर होता है। तो माइनस इनफाइनाइट से लगाकर प्लस इनफाइनाइट तक एफ का इंटीग्रल 1 होगा। अब आप रेंज को, आपको इंटीग्रल में रेंज को तोड़ना आता है ना बेटा, जैसे माइनस पाई से पाई है तो माइनस पाई से 0, 0 से पाई, अगर ब्रेक करना है आपको रेंज को तो ब्रेक करिए बेटा 0 से 2 के लिए। तो आपने रेंज को ब्रेक किया माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 से 2, 2 से इनफाइनाइट। तो अब हमारे काम का कौन सा है, बीच वाला इंटीग्रल हमारे काम का है जो 0 से 2 वाला है। बाकी दोनों को 0 कर दो बेटा, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 से 2 को छोड़कर बाकी सब जगह फंक्शन 0 है। 0 से 2 में इंटीग्रल करो, इंटीग्रल करना आता है, ये रहा आपका फंक्शन बेटा। इसको इंटीग्रल करके अल्फा की वैल्यू बताओ, चलो 0 से 2 के बीच में इक्वल 1 ले लेना, बताइए इंटीग्रल करके अल्फा कितना आ रहा है। चिराग बता, इंटीग्रल करने के बाद में अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 2। 3/4। यार चिराग से पूछा था राकेश, यार तूने बता दिया 3/4, बिल्कुल सही है बेटा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटीग्रल, और सिंपल इंटीग्रल है, आप लोग इंटीग्रल अच्छे से जानते हैं, 2x का इंटीग्रल हो जाएगा 2x² अपॉन हाफ, और x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³ अपॉन 3। लिमिट लगाइए बेटा, पहले 2 लगा दें फिर 0, 0 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 आएगा लोअर लिमिट पर। सो 2 अप्लाई कर दो बेटा, तो ये इक्वेशन बनेगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यू विल गेट अल्फा इक्वल टू 3/4। अब आप में से कोई भी जिसको ये वाला पार्ट समझ में है वो मुझे बताइए, हाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, 1 से ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रल? 1 से इंफिनिटी। ओके, पहले 1 से इनफाइनाइट लेना है, बाद में 1 से 2 में चेंज करना है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काटता है बेटा। क्योंकि कंटिन्यूअस की जो रेंज होती है हाईएस्ट वो प्लस इनफाइनाइट होती है, और लोअर रेंज माइनस इनफाइनाइट। तो डायरेक्टली 1 से 2 नहीं लेंगे आप, पहले 1 से इनफाइनाइट लेंगे, देन रेंज को ब्रेक करेंगे। ओके, सही बताया बिल्कुल। नाउ look at the answer. सवाल आप लोगों को करना है बेटा, मैंने शो कर दिया आंसर। इंटीग्रल करने का काम आपका है, इसको आप क्रॉस वेरीफाई करें आंसर को।
25 स्क्वायर 2 मीटर सही है सर। प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए बेटा। कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, अगर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो आपको कॉन्सेप्ट लेना है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के अंदर। अगर अपन डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमेशा इक्वल 1 होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ fx। और अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर आप लोगों से प्रोबेबिलिटी पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 1 से बड़े के लिए 1 से ज़्यादा हो x की वैल्यू, तो 1 से लगाकर हाईएस्ट वैल्यू जो भी है आपकी वहां तक इंटीग्रल करना है। इफ रेंज इज डिफाइंड इन द क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया हुआ है 2 तक ही है हाईएस्ट, तो 1 से 2 कर सकते हैं आप लोग। अगर 6 तक है तो 1 to 6 तक करेंगे। जितनी हाईएस्ट रेंज डिफाइंड हो वहां तक का इंटीग्रल करना है। नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और शो करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, केवल एक बार आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए बेटा, स्लाइड चेंज कर दें। यस सर। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आज के लिए ये लास्ट दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज, अच्छा कल सैटरडे है, सैटरडे को बता दूंगा क्या असाइनमेंट आएगा नेक्स्ट में आप लोगों को, मंडे को वो आपको कल बता दूंगा मैं। इस क्वेश्चन को चेक करिए बेटा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, सभी लोग इसको चेक कर लें। क्या ये PDF है या नहीं है, मतलब इसका सम 1 है या नहीं है, ये आप लोगों को चेक करना है। सर 1-2 मिनट का है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से। इज द फॉलोइंग फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या अगर इसको 0 से 3 के बीच में इंटीग्रल करें तो आंसर 1 आता है या नहीं आता है, ये चेक करना है आपको। 1 आ रहा है सर। आ रहा है सर। यस सर। So by the definition of PDF, we all know that माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक अगर इंटीग्रल करें अपन आंसर 1 होता है। सो अगेन लिमिट को ब्रेकआउट करेंगे क्योंकि हमारी जो रेंज डिफाइंड है वो 0 से 3 ही है। सो 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दो इसको, एंड ओनली एप्लीकेबल इज 0 to 3, बीच वाला लेके बाकी 2 को 0 0 कर दो। देन इंटीग्रल कंप्लीट करें और लिमिट ऑपरेट करें तो 1 आता है। Clearly we can say that fx is the probability density function. Should we move with the one more question और आज के लिए इतने रखें बेटा? सर इतना ही इतने रखें, ठीक है। 2 मिनट के लिए कनेक्टेड रहिए, मैं डाउनलोड